विपरीत परासरण में लिख रहे हैं, जब किसी विलयन पर बत्तरी दो, जब किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब, जब किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब, परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है, हेलो ही परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है, तो विलयन के अणु अधिक दाब आरोपित किया जाता है, तो विलयन के अणु अर्धपार्ग में झिल्ली द्वारा, तो विलयन के अणु अर्धपार्ग में झिल्ली द्वारा अर्धपार्ग में झिल्ली द्वारा विलायक की ओर, अर्धपार्ग में झिल्ली द्वारा विलायक की ओर गति करने लगते हैं, विलायक की ओर गति करने लगते हैं, करने लगते हैं। यह क्रिया विपरीत परासरण कहलाती है, यह क्रिया विपरीत परासरण कहलाती है। जैसे 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 समुद्री जल का विलवलीकरण, विलवलीकरण समुद्री जल का विलवलीकरण, अगला हेडिंग भी यही बना लेंगे, हेडिंग में यही बना लो, समुद्री जल का विलवलीकरण, हेडिंग भी ये डाल दो। इसमें लेंगे, जब समुद्री जल पर जब समुद्री जल पर परासरण दाब से परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है, परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है, तो समुद्री जल से शुद्ध जल के अणु तो समुद्री जल से शुद्ध जल के अणु
अर्धपारग में झिल्ली द्वारा अर्धपारग में झिल्ली द्वारा निकल जाते हैं, अर्धपारग में झिल्ली द्वारा निकल जाते हैं और लवण एक और शेष रह जाते हैं, और लवण एक और शेष रह जाते हैं। और लवण एक और शेष रह जाते हैं। यह क्रिया समुद्री जल का विलवणीकरण कहलाती है। विलवणीकरण कहलाती है। हेडिंग है 1/2 गुणांक। वन हाफ गुणांक। देखो भाई 1/2 ने क्या पाया, अणु संख्यक पर एक सेकंड। हाँ अभी लिखना नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लो जी, ये होता है तुम्हारा 1/2 गुणांक। परिभाषा सुनो, होता क्या है कि 1/2 ने विद्युत अपघट्यों और विद्युत अनपघट्यों के लिए प्रयोग किया और पाया कि उनका कैलकुलेटेड मान, जो उनका प्रेक्षित मान होता है, उनके वास्तविक मान से थोड़ा सा भिन्न होता है। मतलब कि ऐसा मान के चलो कि किसी ने तुमसे बोला कि यहाँ से और काशीपुर की जो दूरी है वो है 7 किलोमीटर। किसी ने सिर्फ मुंह से बोल दिया कि भाई किसी ने पहले नापी थी और वो 7 किलोमीटर है, तो वो हो गई कैलकुलेटेड मान पहले से, जो किसी ने कैलकुलेट करके रख दिया है। फिर तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, तुमने जाके वो दूरी नापी। नापने के बाद में पता चला कि वो दूरी थोड़ी बहुत 1-2 पॉइंट इधर उधर आएगी, पूरी पूरी तो नापेगी नहीं। तो 1-2 पॉइंट का जो अंतर आया तो वो होता है तुम्हारा प्रेक्षित मान, प्रेक्षित जो तुमने ऑब्जर्वेशन किया है। तो प्रेक्षित मान
और कैलकुलेटेड मान, ये दोनों मान अलग अलग आए, इन दोनों के अनुपात को ही 1/2 गुणांक कहते हैं। क्या परिभाषा हुई कि ये कि विद्युत अपघट्यों और अनपघट्यों के लिए अणुसंख्यक गुणों का प्रेक्षित मान तथा अणुसंख्यक गुणों के सामान्य मान के अनुपात को 1/2 गुणांक कहते हैं। अब ये परिभाषा तुम कहीं से बना सकते हो कि किसी भी बिलियन की बात करें हम, किसी भी बिलियन में कणों की प्रेक्षित संख्या तथा कणों के सामान्य संख्या के अनुपात को 1/2 गुणांक कहते हैं। अब ये याद रखना, ऊपर जो मान होगा वो प्रेक्षित मान है जो हमने प्रयोग करके देखा है, और नीचे जो है वो मान है जो पहले से चलता आ रहा था। इन दोनों का अनुपात को 1/2 गुणांक कहते हैं। अब इसके बाद से ये सारे मान बदल जाएंगे जो अणुसंख्यक गुणों के थे। देखो अणुसंख्यक गुण कौन कौन से होते हैं? अणुसंख्यक गुणों का प्रेक्षित मान और अणुसंख्यक गुणों का वास्तविक मान जो होता है तुम्हारा सामान्य मान। तो अणुसंख्यक गुण था एक तो परासरण दाब, तो ऊपर आ जाएगा परासरण दाब OBS। ये OBS है, OBS का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण करना, प्रयोग करना, प्रेक्षित। और नीचे है जो वास्तविक मान होता है कैलकुलेटेड मान, तो कैलकुलेट को CAL लिख दिया, कैलकुलेट की शॉर्ट फॉर्म। ऐसे ही हम लिख देंगे क्वथनांक में उन्नयन के लिए, नांग में उन्नयन के लिए, क्वथनांक में उन्नयन के लिए 1/2 गुणांक जो होगा, तो क्वथनांक में उन्नयन किससे कहते हैं? डेल्टा TB से, डेल्टा TB से क्वथनांक उन्नयन लिखते हैं। तो इसे लिख देंगे OBS और इसे लिख देंगे CAL, कैलकुलेटेड मान। और हिमांक में लिख देंगे, हिमांक में अवनमन के लिए तो I बराबर आ जाएगा डेल्टा TF, तो यहाँ था, और डेल्टा TF यहाँ था, यहाँ OBS आ जाएगा, यहाँ कैलकुलेटेड मान आ जाएगा। एक अणुसंख्यक गुण और था, वाष्प दाब। आपेक्षिक अवनमन। अब आपेक्षिक अवनमन में जो है वो आ जाएगा I बराबर, ऐसे लिखते थे P0 माइनस PS अपॉन P0, ऐसे P0 माइनस PS अपॉन P0। यहाँ OBS मान है, यहाँ कैलकुलेटेड मान है। इसके बाद अणुभार के लिए देखते हैं। क्या है अणुभार में? अणुभार के लिए आप जरा ध्यान से देखो, अगर तुम्हें याद हो कि अणुभार जो होता है ना, इसमें देख लो, इसमें देख लो, इनके किसी के फॉर्मूले में देखो, अणुभार पता क्या होता है? ऊपर होता था भार बटे अणुभार और गुणा कुछ भी, यहाँ P या कुछ भी होता था, यानी कि अणुभार जो ना 1/में है, 1/में अणुभार जो था 1/में होता है। तो हम इसके लिए लगाते हैं, इसके लिए लगाते हैं, हम अणुभार के रूप में लिख रहे हैं, यानी कि 1/m जो है वो OBS के रूप में लगाया जाएगा, और 1/m जो है वो कैलकुलेटेड के रूप में लगाया जाएगा। कहने का मतलब है कि अणुभार जो होता है वो उल्टा आएगा, कैलकुलेशन ऊपर पहुंच जाएगी, OBS नीचे आ जाएगा। तो I बराबर जो है वो m कैलकुलेटेड ऊपर पहुंच जाएगा और m OBS नीचे आ जाएगा। ये अब परिभाषा क्या बनती है कि किसी भी बिलियन में अणुसंख्यक गुणों के प्रेक्षित मान तथा अणुसंख्यक गुणों के वास्तविक मान या सामान्य मान के अनुपात को 1/2 गुणांक कहते हैं। ठीक है ना जी? प्रेक्षित मान अलग है और उसका कैलकुलेटेड मान जो हम सामान्य मान कह देते हैं, वास्तविक मान कह देते हैं, सब एक ही बात होती है, का मान अलग है। इन दोनों का अनुपात को 1/2 गुणांक कहते हैं। और ये सूत्र है जिनसे भी सवाल भी होगा, 1-2 नंबर का सवाल आ जाता है। तो पहले परिभाषा लिखेंगे, इसमें लेंगे 1/2 ने, वैज्ञानिक का नाम है ये, 1/2 ने
वान ठाप ने विद्युत अपघट्यों वान ठाप ने विद्युत अपघट्यों तथा विद्युत अनपघट्यों वान ठाप ने विद्युत अपघट्यों तथा विद्युत अनपघट्यों वान ठाप ने विद्युत अपघट्यों तथा विद्युत अनपघट्यों के गुणों का अध्ययन किया और पाया कि इनके गुण परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनके गुण परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फर्स्ट ब्लॉक लेंगे। इस प्रकार किसी बिलियन के अणुसंख्यक गुणों का प्रेक्षित मान अणुसंख्यक गुणों के प्रेक्षित मान तथा अणुसंख्यक गुणों के प्रेक्षित मान तथा अणुसंख्यक गुणों के सामान्य मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ये कमाल का क्वेश्चन है भाई साहब। ये है कमाल का क्वेश्चन। बोर्ड पर तुम्हें दिख रही है कौन सा आई बना हुआ। अबे कौन सी कैचली में है सब लोग यार। मैं क्या अपना आपको पढ़ा दिया था इतनी देर से। अरे तो अब तो देख लेते कि क्या करवा रहे हैं हम। हेलो भाई। और तुमने नहीं देखा है, बाकी सबने किसी ने भी नहीं देखा। पड़ोसी का झांक लेते हैं। उतारो यार। हाँ सब उतार डालो। देखो इधर, अब इतना उतारने के बाद इस प्रकार बोलो मत। देखो भाई, इस प्रकार अणुसंख्यक गुणों का संशोधित समीकरण, और संशोधित समीकरण ये हो जाएगा कि डेल्टा टी बी बराबर जो था वो ये था कि क्वथनांक में उन्नयन जो था वो मोललता के अनुक्रमानुपाती था। अनुक्रमानुपाती हटाया था और हमने के भी लगा दिया था।
ये समीकरण था तुम्हारे पास क्वथनांक में उन्नयन का, यहाँ आई से गुणा हो जाएगी। सेकंड था हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन में क्या था, यहाँ के एफ था और एम था, आई से गुणा हो जाएगी। थर्ड में यहाँ था परासरण दाब, और परासरण दाब बराबर जो था वो था तुम्हारे पास एन आर टी अपॉन बी। और देखो किसी बिलियन में मोलों की संख्या जो होती है ना, किसी बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, वो उसकी सांद्रता कहलाती है। तो अब यहाँ हो जाएगा पाई बराबर आई सी आर टी, ये परासरण दाब की संशोधित समीकरण है। फिर हम कहेंगे अतः अगर आई का मान जो है वो बराबर है, आई का मान बड़ा है 1 से, तब वियोजन होगा। अगर आई का मान छोटा है 1 से, तब संगुणन होगा। और अगर आई का मान बराबर है तब साम्य अवस्था होगी। साम्य अवस्था होगी। अब दो शब्द आए हैं तुम्हारे पास, वियोजन और संगुणन। तब हमारा जो अगला हेडिंग है वियोजन की मात्रा किसी पदार्थ के अणुओं का वह भाग जो वियोजित होता है वियोजन की मात्रा कहलाता है। जैसे K4 FeCN का होल 6, ये वियोजित हो गया 4K प्लस और FeCN का होल 6। देखो ये कोई समीकरण थी, इसमें तुम्हें समीकरण देंगे, ऐसे कहेंगे निम्नलिखित के लिए वान ठाप गुणांक ज्ञात कीजिए। तो वान ठाप गुणांक क्या होता था कि वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या बटे कुल संख्या। तो वियोजन के बाद कितनी संख्या होगी, 4 तो आयन ये हैं और 1 आयन ये है पूरा इतना, तो यहाँ तो हो जाते 4 + 1 और यहाँ 1 ही था बटे 1, तो I बराबर 5 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड में उदाहरण में तुम्हारे पास आया था H2SO4 है, इसके लिए हमें वान ठाप गुणांक निकालना है। तो H तो 2 प्लस में टूट जाएंगे और SO4 जो है वो 2 माइनस में। याद रखना ये 1 अणु है, ये 2 हैं, तो I बराबर जो है वो 2 + 1 और यहाँ 1 ही है ये, तो कितना हो गया 3। ऐसे तुमसे पूछ सकते हैं कि K2CO3 के लिए वान ठाप गुणांक बताइए, तो हम कहेंगे K तो 2 आयनों में टूटेगा और CO3 1 ही आयन में टूट जाता है। तो वान ठाप गुणांक जो है वो 2 + 1/1, यानी कि बाद वाले और बटे पहले वाले। इस तरीके से वियोजन की मात्रा तुम्हारी आ जाती है। उसके बाद आए थे संगुणन। हाँ जी, क्या K4 है। हाँ। इतना आता है। इसके बाद जो हेडिंग आएगा वो आएगा संगुणन
की मात्रा, संगुणन की मात्रा आएगी। तो चलो उतारो पहले से। इसके बाद हेडिंग जो था संगुणन की मात्रा था। किसी पदार्थ के अणुओं का वह भाग जो संगुणित होता है संगुणन की मात्रा कहलाता है। जैसे CH3 COOH के दो अणु जो हैं वो परस्पर संगुणित हो गए जाकर। तो ये एक है, यहाँ दो हैं। I का मान क्या है? I का मान बाद वाले अणु जो है वो पहले लिखे जाते हैं और जो पहले वाले हैं वो बटे में ऊपर नीचे लिखे जाते हैं। तो 1/2 गुणांक इतना आ गया। दो अणु थे, संगुणित होकर एक हो गए। संगुणन का मतलब होता है जुड़ जाना। ठीक है जी। किसी भी बता जब कोई अणुभार देखो, जब भी कोई पदार्थ वियोजित होगा तो उसका भार पहले की तुलना में थोड़ा कम हो जाएगा। अगर वो किसी के साथ जुड़ेगा, जब उसके अणु आपस में जुड़ेंगे तो उसका भार पहले की तुलना में कुछ बढ़ जाएगा। तो जुड़ने पर भार बढ़ जाता है, टूटने पर भार कम हो जाता है। इस प्रकार के भार में परिवर्तन को अपसामान्य अणुभार कहते हैं। ये उतार लेंगे। हाँ, वो अब तुम ऊपर वाला उतारते रहते ना, इसलिए। अब कल तुम्हारे न्यूमेरिकल होंगे, चैप्टर तो खत्म हो गया है। एक आध दो नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। हाँ, न्यूमेरिकल होगा तुम्हारे। हाँ, कल सामने सामने व्यवस्था कहाँ? ना ना, वो हमारा टॉपिक नहीं।